तो चलो फर्दर हम पढ़ रहे हैं कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम में कैसे पूरा पैक होता है। ठीक है, अभी हमने बात करी थी कि अगर आप एक ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो वो पूरा सेल से मिलके बना हुआ होता है एंड एक सेल का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप एक सेल देखोगे ना, एक सेल के अंदर जो होता है ना, एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस एंड उस न्यूक्लियस के अंदर जो है ना हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए जो है वो किस फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है डीएनए। और हम ह्यूमंस जो होते हैं ना, वी आर डिप्लॉयड। ठीक है, हम क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। यानी कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, दो क्रोमोसोम के सेट होते हैं। यानी कि एक सेल के अंदर, सेल के हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं। एक सेट जो होता है, क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं, एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से आता है एंड एक क्रोमोसोम जो है वो कहाँ से आता है, फादर से आता है। तो ऐसे जो है क्रोमोसोम का एक सेट प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिप्लॉयड। यानी कि एक जो है वो मदर के साइड से होगा एंड एक क्रोमोसोम का सेट जो है वो फादर के साइड से होता है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड। एक पूरा क्रोमोसोम का सेट होता है। तो अगर हम एक ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम मतलब 23 पेयर्स में है। अब पेयर का मतलब है कि एक जो है वो मदर से आया हुआ है, एक जो है वो फादर से आया हुआ है। ठीक है, जैसे हम इसमें देखेंगे, जैसे ये जो है हमारा क्रोमोसोम 1 है। ठीक है, ये जो है हमारा क्रोमोसोम 1 है, मदर से आया है। ठीक है, ऐसे हमारे पास क्या होगा, एक और क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम 1, जो कि कहाँ से आया है, फादर से आया है। इसी तरीके से अगर मैं डिफरेंट कलर यूज करके आपको समझाऊं डिटेल में, हम एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं कि एक सेल के ह्यूमन जो है वो कितनी सारी सेल से मिलकर बना हुआ है। अब एक सेल के हम न्यूक्लियस में जा रहे हैं, मतलब हम इतना डीप जा रहे हैं, आप ये देखो। ठीक है, तो ये जो है एक क्रोमोसोम का मतलब एक क्रोमोसोम जो है ये कहाँ से आया है, मदर से आया है। एक जो है हमारे पास फादर से आया है। ऐसे ही एक ये हो गया, मान लो एक क्रोमोसोम नंबर 2 हो गया, मदर से आया है एंड ये जो है फादर से आया है। ठीक है, इस तरीके से हम इनको डिफरेंट कलर से आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं आपको इसी में समझा देती हूँ। तो आपको ये समझना है कि एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम में वो 23 के पेयर में प्रेजेंट होते हैं। पेयर का मतलब है ये एक पेयर है, ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है। एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से आया, एक क्रोमोसोम फादर से आया, इसी को हम डिप्लॉयड बोलते हैं। ऐसे ही क्रोमोसोम 2 का पेयर होगा, 3 का पेयर होगा, क्रोमोसोम 4, क्रोमोसोम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, देन 12, 13, 14, 15, 16, ये इसके साथ पेयर करा दो, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। सो टोटल ऐसे 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के, यानी कि 46 क्रोमोसोम इन टोटल होते हैं। और देखो क्रोमोसोम में ना ये एक चीज याद रखो, हम सेंट्रोमियर से पता लगाते हैं, ये भी एक क्रोमोसोम है। ठीक है, और अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं ना, ये भी एक क्रोमोसोम है। ये बेसिक और क्लियर कर लो कि ये भी एक ही क्रोमोसोम बोला जाएगा, ये भी एक ही क्रोमोसोम बोला जाएगा, जिसमें एक सेंट्रोमियर है ना, वो क्रोमोसोम है। ये जो बीच में होता है इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं एंड इसमें भी एक सेंट्रोमियर है, इसमें भी एक सेंट्रोमियर है। बस ये हम दिखा रहे हैं, ये होता है जब सेल डिवाइड हो रही होती है ना, एस फेज के दौरान, जब डीएनए का कंटेंट डबल दिखाना होता है तो हम उसको इस फॉर्म में दिखा देते हैं। तो ये भी एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम 1, 2 एंड 3 है, 4, 5 है। इस तरीके से सारे क्रोमोसोम जो है पेयर में प्रेजेंट होते हैं एंड टोटल हमारे पास कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। एंड जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बाद में, उसमें हमारे पास अगर मेल होगा तो एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा, अगर फीमेल होगी तो एक्स एक्स क्रोमोसोम का पेयर प्रेजेंट होगा, मेल होगा तो एक्स वाई क्रोमोसोम का पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर है, इतना याद रखो। ये 23 क्रोमोसोम्स जो है सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इनके पेयर के अंदर जो डीएनए है ना, इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए ही तो है हमारा। अभी ये जो हम क्रोमोसोम की फॉर्म देख रहे हैं, अभी हम देखेंगे कि डीएनए कैसे क्रोमोसोम की फॉर्म लेता है, बट इस क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए ही तो प्रेजेंट है ना। तो उस डीएनए को जब हमने देखा, लेंथ टू लेंथ देखा, सारे क्रोमोसोम्स का 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के डीएनए को जब हमने देखा, तो उसकी जो लेंथ आई ना अप्रोक्स, टोटल डीएनए की जो लेंथ आई अप्रोक्स, वो होता है 1.8 मीटर लॉन्ग आई। ठीक है, यानी कि टोटल डीएनए अगर हम देखें सेल में एंड टू एंड, वो अप्रोक्स होता है 1.8 मीटर लॉन्ग। अब ये वैल्यू वैरी करती है बुक्स में, 2.2 मीटर लॉन्ग भी दिया होता है कोई कोई बुक्स में। तो डीएनए की जो लेंथ है पूरे डीएनए, यानी कि इन इतने क्रोमोसोम में से हमने क्या किया, डीएनए
डीएनए की जो लेंथ है सारे क्रोमोसोम का, डीएनए एक एंड से लेके दूसरे एंड तक हमने देखा है कितना लंबा होता है, 1.8 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। और डीएनए का जो डायमीटर है वो हमें पता है 2 नैनोमीटर होता है डायमीटर। यहाँ पे हम लेंथ की बात कर रहे हैं, डायमीटर होता है विड्थ जो होती है डीएनए की, ठीक है। हम विड्थ की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लेंथ की बात करें कि डीएनए की जो पूरी लेंथ है सारे क्रोमोसोम के अंदर का डीएनए निकाल के जब उसकी लेंथ देखी गई तो वो 1.8 मीटर लॉन्ग आया। और डायमीटर, अगर आप एक सेल के न्यूक्लियस का डायमीटर देखोगे ना, वो होता है 2 माइक्रोमीटर। तो देखो वो कितना छोटा है, यानी कि सेल का जो, अगर हम एक सेल की बात करें, सेल का न्यूक्लियस जो है वो तो 2 माइक्रोमीटर का है और डीएनए की जो लेंथ है वो 1.8 मीटर लॉन्ग है। तो इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से डायमीटर में कैसे फिट हो रहा है, यानी कि 1.8 मीटर लॉन्ग डीएनए इस 2 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस के डायमीटर के अंदर कैसे फिट हो रहा है, ये हम देखते हैं किसमें, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। 23 पेयर की अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की, तो वो कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। इस तरीके से सारे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, तभी हम बोलते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। इनमें से एक पेयर की अगर हम बात करें, एक जो है वो मदर से आता है, एंड एक जो है क्रोमोसोम का पूरा जो होता है, एक क्रोमोसोम जो होता है वो फादर से आता है, ठीक है। तो हर एक में ऐसे ही होता है, तो एक पूरा सेट बन जाता है कि एक सेट जो है वो कहाँ से आया, मदर से आया, एक सेट जो है वो फादर से आया। तो क्रोमोसोम के जो है 2 सेट होते हैं इसमें, इन द ह्यूमंस, मतलब यूकैरियोट्स की हम बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए की लेंथ है 1.8 मीटर लॉन्ग। अब हम देखेंगे कि ये इतना बड़ा डीएनए इसमें फिट कैसे आ रहा है, पैकेजिंग कैसे हो रही है भाई डीएनए की को। अब ये हम एक क्रोमोसोम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम को अगर आप जूम करके देखोगे ना, क्रोमोसोम को जब आप जूम करोगे तो ये इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर आता है, ये स्ट्रक्चर आता है। इसको जब आप और क्लोजली देखोगे, ये ऐसे सुपर कॉइल बने हुए हैं, यानी कि इस पूरे क्रोमोसोम के अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पूरा प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर। जब हमने इसको ओपन किया तो इसके अंदर से निकला कि ये तो सुपर कॉइल्स है। जब हमने इसको और अच्छे से देखा तो हमने देखा कि ये तो एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और जिसके अंदर जो है ये ऐसे प्रेजेंट है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आया निकल के किसके अंदर, तो ये न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, फिर हमने देखा कि ये कैसा स्ट्रक्चर है कि जो डीएनए होता है हमारा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, इन न्यूक्लियोसोम्स किसका मिलके बना हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन्स का। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ना, इनके चारों तरफ हमारा जो डीएनए है वो रैप्ड है, चारों तरफ डीएनए रैप्ड हुआ है इन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है, दे आर रैप्ड बाय डीएनए मॉलिक्यूल हेलिक्स ट्वाइसली, 2 बार रैप हुआ है। एंड उसी स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं जहां पे हमारे हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम और डिटेल में देखते हैं। देखो ये 8 हिस्टोन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर हमको ऐसे 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले जो डीएनए में डिपॉजिट होता है वो होता है H3 और H4 का डाइमर, H3 और H4 का डाइमर। सो ये एक डाइमर मिलके क्या बना लिया, टेट्रामर बना लिया। H3H4 का डाइमर, H3H4 का डाइमर, ये एक टेट्रामर आ गया। फिर ये एक दूसरा टेट्रामर आता है, H2B और H2A का डाइमर होता है, H2B और H2A का डाइमर होता है। तो ये दोनों डाइमर, एक टेट्रामर आपस में डिपॉजिट हो जाते हैं, दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, एक ओक्टामर बना लेते हैं, ठीक है। तो आप डाइमर देख रहे हो किस किस के प्रेजेंट है, H2B H2A का डाइमर है, H2B H2A के डाइमर है 2, ये आपस में मिलके टेट्रामर बना लेंगे। ऐसे H3H4 का डाइमर मिलके टेट्रामर, ये पहले डिपॉजिट होता है डीएनए पे, फिर ये आ जाता है दूसरा टेट्रामर। एंड ये ओक्टामर जब बनता है ना, इसके चारों तरफ डीएनए रैप्ड होता है, ठीक है। अब देखो कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, कोर प्रोटीन, वो 4 हम पढ़ते हैं, H2A H2B H3 एंड H4। इनके ना डाइमर मिलके टेट्रामर बनाते हैं एंड देन टेट्रामर से ओक्टामर मिलता है, ठीक है। सो H3 और H4 का एक डाइमर होता है, H3H4 का एक डाइमर होता है, तो इन्होंने क्या बना लिया, टेट्रामर बना लिया। फिर ये एक दूसरा टेट्रामर आके इसके ऊपर आ जाता है, H2A एंड H2B का डाइमर, H2A और H2B का डाइमर। सो ये एक टेट्रामर आ गया और ये एक टेट्रामर है। तो ये एक ओक्टामर स्ट्रक्चर जो बनता है ना, इसके अराउंड जो डीएनए होता है वो ऐसे रैप्ड है, ठीक है, डीएनए ऐसे रैप्ड है। फिर ऐसे ही दूसरा हिस्टोन होगा, ओक्टामर, उसके अराउंड डीएनए रैप्ड होगा। ऐसे ही दूसरा मतलब दूसरा ओक्टामर होगा, उसके ऊपर डीएनए
में रैप्ड होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो इतना ज़्यादा कंडेंस हो जाता है मिलके कि तब वो क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर बन पाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे इसको डिकोड किया था कि क्रोमोसोम से हमारे थे सुपर कॉइल था, एंड सुपर कॉइल के अंदर हमने देखा कि ये ऐसे एक ओक्टामर प्रेजेंट होता है हिस्टोन का, एंड डीएनए इसके चारों तरफ रैप्ड अराउंड होता है। ठीक है, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर हमने देखा था वही हम पढ़ रहे हैं कि कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर रैप होके जो है एक क्रोमोसोम के अंदर फिट हो जा रहा है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम कंडेंस स्टेट को हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा, और ये जो आप इन दोनों के बीच में जो होता है ना डीएनए, इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। ठीक है, तो ये तो हमारा लिंकर डीएनए होता है जो इन दोनों के बीच में होता है, एंड एक हमारा ये लिंकर प्रोटीन होता है, लिंकर प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं H1। ये भी हिस्टोन प्रोटीन ही है, ये सब तो कोर प्रोटीन में आ गए जो ऑक्टामर बना रहे हैं, लेकिन ये H1 प्रोटीन जो होता है ये होता है लिंकर प्रोटीन। ठीक है, ये लिंक करता है दो ऑक्टामर को आपस में, जो लिंक करने में हेल्प करता है ये होता है H1 प्रोटीन। ठीक है, और ये बीच में लिंकर डीएनए को बोलते हैं। ठीक है, सो जो कि न्यूक्लियोसोम को एक साथ लिंक कर रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। यानी कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 हिस्टोन होते हैं, ऑक्टामर, हिस्टोन के ऑक्टामर को ही हम न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं। ठीक है, H1 जो है वो प्रोटीन की हेल्प करता है लिंक करने में, एक लिंकर डीएनए बीच में प्रेजेंट होता है। तो इतना ये हमने न्यूक्लियोसोम को डिकोड किया है कि हाँ न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या क्या होता है। और ये हिस्टोन जो होते हैं ना प्रोटीन, इनके पास प्लस चार्ज होता है, डीएनए के पास हमें पता है फॉस्फेट की बैकबोन है तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज अगर कैरी करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये इसलिए इसके ऊपर जो है रैप्ड अराउंड हो जाते हैं। एंड इन वाले हिस्टोन को हम क्या बोलते हैं, रैप्लिकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन बोलते हैं। कुछ रैप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स भी होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप एप्लीकेशन डिपेंडेंट हिस्टोन देखो, H2 है, H2 भी, H1, H3 एंड H4। ठीक है, एंड ऑल्सो जब आप सेल डिवीजन देखते हो कि एक सेल जब डिवाइड हो रही होती है, डिफरेंट फेजेस से गुजरती है, इंटरफेज, एस फेज आता है, G2 फेज आता है, एम फेज आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये जितनी भी फेजेस आती है ना, इनके अंदर क्रोमोसोम और डीएनए का जो शेप है वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, क्रोमोसोम और डीएनए का शेप, जैसे कि अगर आप देखोगे कि एस फेज में जो है वो रेप्लिकेट हो जाता है ना, देन जब एम फेज में आता है तो वो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, मेटा फेज में क्रोमोसोम और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ना क्रोमोसोम का, ऐसे नहीं रहता कि स्टेबल रहता है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, कि जब सेल जिस हिसाब से डिवाइड हो रही है उस हिसाब से उसके अंदर का जो डीएनए है जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है एकदम कंडेंस फॉर्म में, न्यूक्लियोसोम के अराउंड रैप्ड है, तो वो चेंज होता रहता है अलॉन्ग विद द सेल डिवीजन के प्रोसेस के साथ। ठीक है, और जैसे ये हम डिफरेंट हिस्टोन्स हमने अभी बात करी कि जैसे ये हिस्टोन्स होते हैं तो इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन। जो इनमें चेंज होता है ना, मतलब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इस चेंज को होने के लिए जो मॉडिफिकेशंस होती है उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन, क्योंकि अलग अलग सेल जब डिवाइड होगी तो इनमें चेंज होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे जो ये पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन की हम बात करें ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जो यूकैरियोट्स के अंदर रेगुलेशन हम पढ़ते हैं वो हम यही पढ़ते हैं, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन। तो जो हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं ना डीएनए में, इनके ऊपर ही मॉडिफिकेशन होता है, मिथाइलेशन हो जाता है, फोस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, यूबिक्विटिनाइलेशन, सुमोइलेशन, तो ये सब जो है चीज़ें होते हैं, यानी कि मिथाइल ऐड हो जाएगा, है ना, फोस्फोराइलेशन, फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, एसिटाइल ऐड हो जाता है, या एसिटाइल जो है वो हट जाता है, डीएसिटाइलेशन हो जाता है। तो कोर प्रोटीन जो होता है ना कैन चेंज इन जीन एक्सप्रेशन विदाउट म्यूटेशन, यानी कि जो हमारे कोर प्रोटीन होते हैं ना वो हमारे जीन का एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। इन कोर प्रोटीन पे जब मॉडिफिकेशन होगी तो हमारा जो डीएनए है उस पे जो जीन प्रेजेंट है, जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है बिना म्यूटेशन के। तो यानी कि कोर प्रोटीन के पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन की वजह से हम जो जीन एक्सप्रेशन में चेंज लाते हैं, कोई म्यूटेशन नहीं हुई है, सिर्फ क्या हुआ है, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन की हेल्प से ये जो चेंजेस आते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एपिजेनेटिक्स, यानी कि बिना म्यूटेशन के जीन के एक्सप्रेशन में चेंज आना। कोर प्रोटीन को सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफाई ही तो किया है। सो इससे हम ट्रांसक्रिप्शनली उसको एक्टिव कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं। इसमें अभी हम पढ़ेंगे कि डीएनए के मिथाइलेशन से जीन जो है वो एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है,
एसिटाइलेशन से एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम पैकेजिंग में भी हेल्प करता है, ऑल्सो डीएनए डैमेज रिपेयर के दौरान भी हेल्प करता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ये हिस्टोन है ना, न्यूक्लियोसोम के अंदर जो पूरा ओक्टामर हमने देखा है प्रेजेंट है, तो इस ओक्टामर में इन हिस्टोन्स पे मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन एक्टिव होता है और इनएक्टिव होता है, उसी को एपिजेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे ही। अभी हमने जो है इसका स्ट्रक्चर डिकोड कर रहे हैं, तो इतना याद रखो कि जब हम क्रोमोसोम से उसका स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं, डीएनए का देख रहे हैं कि भाई क्या क्या प्रेजेंट है, तो उसके अंदर ऐसे डीएनए जो है वो इन ओक्टामर के अराउंड रैप्ड है चारों तरफ ट्वाइस, ठीक है, ऐसे रैप्ड है। तो इनको हम कोर प्रोटीन बोलते हैं जो बीच में प्रेजेंट है, और ये होता है क्लिंकर प्रोटीन।